हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हिंदी की वर्णमाला परिचय से। में वर्ण विचार। व्याकरण। जो विद्या भाषा की विक्रिया अर्थात उसका विश्लेषण करती है व्याकरण कहलाती है। या भाषा को लिखने या बोलने के लिए जो शुद्ध नियम बनाए गए उन्हें व्याकरण का रूप दिया गया। या नियमों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह व्याकरण कहलाता है। वर्ण से लेकर वाक्य तक फैली भाषा की संरचनाएं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य हैं। व्याकरण इन सभी संरचनाओं का वर्णन करती है। व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण में है भाषा और भाषा की परिभाषा है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ शब्द है। भाष का अर्थ कहना, बोलना, संकेत आदि होता है। विचार अभिव्यक्ति, विचार आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम या संकेतों के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, किंतु इसका तीसरा रूप भी मिलता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसमें नोट लगा के बताया है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाओं की 22 प्रमुख बोलियां हैं। इन सभी का वर्णन अलग दिया गया है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भाव के आधार पर भाषा की इकाई वाक्य होती है। और इधर विशेष लगा के बताया हिंदी भाषा का परिवार 12वीं भाषा परिवार। हिंदी भाषा की लिपि ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का वर्णन भारत के संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में मिलता है। आगे है वर्णमाला। वर्ण। वर्ण से आशय शब्द की उस लघुत्तम इकाई से जिसका और लघुत्तर विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात भाषा की अखंडित इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे मुख से उच्चारित ए, आ, ई, क, ख आदि वर्ण है। वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है, जिससे स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। अतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। 44 वर्णमाला में 1 + 33 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा 2 ही होते हैं, अंग और अ है। 2 उच्चिक व्यंजन होते हैं, डैन डै। 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, क्ष, त्र, गे और स्र। संयुक्ताक्षर मतलब जैसे क्ष होता है, क और स से मिलकर बना, त्र होता है, त और र से मिलकर बनता है। कुल मिलाकर ये 52 होते हैं संयुक्ताक्षर। ये आ गए ना, क्ष, क और स, क हलंत वाला, पूरा क नहीं होता है। त्र, त के हलंत लगा होता और र पूरा। ज और ये, स्र, स और र, ये संयुक्ताक्षर है। इधर स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों को बोलते समय मुख में रुकावट पैदा नहीं होती, अर्थात जीभ मुखावयवों का स्पर्श नहीं करती है, वह स्वर कहलाते हैं। या जिन वर्णों को स्वतंत्र या निर्बाध रूप से बोला जाता है, अर्थात अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वरों में यानी किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, कुल मिला के 11। ये ओ होता है आगत स्वर या ग्रहित स्वर अंग्रेजी भाषा से।
सभी स्वर घोष होते हैं, घोष और अघोष, जो हम आगे पढ़ेंगे। अंग और अह ये उरण अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री, र प्लस ई यानी री, ये छोटी री है और ये र प्लस बड़ी ई के उच्चारण के रूप में होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण, इस री का उच्चारण री प्लस ई यानी छोटी ई के समान ही होने लगता है। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, संरचना के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें पहला उच्चारण के आधार, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, ये होते हैं ह्रस्व, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ई, उ, री। यहाँ नोट लगा के लिखा है, इन्हें आदिम स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये लघु स्वर और ह्रस्व स्वर है, इनको आदिम स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। फिर अगला दीर्घ स्वर, इनको गुरु स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ, ईम, आई, ए। प्लुत स्वरों का प्रयोग मुर्गे की आवाज में होता है, घंटी की आवाज में, यानी जिसे हम बोलते हैं उनके ओम, टाइम ज़्यादा लगता है इनमें, वो प्लुत स्वर होते हैं। आवाज़ देने में लंबी आवाज़, रोने में, हाँ रोने में लंबी आवाज़ होती है, संगीत गाने में भी लंबी आवाज़ होती है। अगला संरचना के आधार पर स्वर, ये दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। इधर है मूल स्वर पहले, जिन स्वरों के बिना दूसरे स्वरों का निर्माण नहीं होता है, मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ई, उ, री। इधर है संधि स्वर, दीर्घ स्वर, यानी समान स्वरों से निर्मित, जैसे आ, ई, उ। ये आ है न, ए प्लस ए से बना है, और ये ई प्लस ई से बड़ी ई, उ प्लस उ से बड़ा उ। संयुक्त स्वर असमान स्वरों से निर्मित होता है, ए, आई, ओ, औ। यानी ए, जो ए बनेगा वो ए प्लस ई से ए बनेगा, ए प्लस आई से आई बड़ा, ओ प्लस ए प्लस उ से ओ बनेगा, और ए प्लस ओ से औ बनेगा। आगे है जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं तीन। पहला है अग्र स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है या अगला भाग काम में आता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। ई, ए, आई। जीभ का आगे का भाग से जो शब्द बोलते हैं अग्र। अगला है मध्य स्वर, जिन स्वर को बोलते समय जिह्वा मुख के मध्य भाग में रहती है, जैसे ए, हिंदी में एक ही मध्य स्वर है ए। यहाँ नोट लगा कर लिखा, मध्य स्वर को उदासीन स्वर, शांत स्वर भी कहते हैं। फिर अगला पश्च स्वर, यानी जो जीवा के पीछे, जिन स्वरों को बोलते समय जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुख के पीछे वाले भाग में रहती है, उ, ओ, औ, आ। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। वर्ताकार स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय ओठों की आकृति वृत्त के समगोल बन जाती है, वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। उ, ओ, ओ।
यानी जब हमारे होठ है ना वर्ताकार हो जाते हैं। अवर्ताकार स्वर, जिन स्वरों को बोलने पर होठों की आकृति गोल नहीं बनती है, ए आ ई ए आई, इनमें हमारी होठ गोल नहीं होते हैं। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो इसमें है कंठ या कोमल तालव्य, इनमें 3 ही आते हैं, ए आ और ये ओ। तालव्य, तालव्य यानी ई और बड़ी ई। ओष्टे ऊ ऊ बड़ा ऊ। कंठ तालु ए आई। कंठोष्ठ ओ औ। ये सब हम आगे डिटेल से पढ़ लेंगे इनके बारे में और भी। और ये नोट्स आपको कैसे लगे मेरे को ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगे तो मेरे पास हिंदी के ये सारे नोट्स हैं, मैं आपको अच्छे डिटेल से करा दूँगी। और इनके आगे क्वेश्चन आंसर वाले प्रश्न सभी है मेरे पास।